देखिए, ब्लड प्रेशर वह फोर्स होता है जो सर्कुलेटिंग ब्लड एट्रियल वॉल पर एक्सर्ट करता है और यह हार्ट की पंपिंग और ब्लड वेसल्स के रेजिस्टेंस का कंबाइंड रिजल्ट होता है। ब्लड प्रेशर को दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी उस टाइम का प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को आर्टरीज में फोर्सफुली पंप किया जाता है, इसलिए यह बीपी का हायर वैल्यू होता है। इसके अपोजिट डायस्टोलिक बीपी उस समय का प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और हार्ट रिफिल होता है। यह बीपी का लोअर वैल्यू होता है, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आर्टरीज में कॉन्टिन्यूस प्रेशर बनाए रखता है। एक हेल्दी अडल्ट में नॉर्मल बीपी लगभग 120 से 80 mmHg माना जाता है, जहां 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक प्रेशर को शो करता है। फिजियोलॉजिकली ब्लड प्रेशर दो मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप करता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, या कि फिर ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि पीआर बढ़ता है, तो बीपी भी उसके साथ बढ़ता है। और इसके अपोजिट कार्डियक आउटपुट या पीआर यानी कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होने पर बीपी घट जाता है। इस प्रकार ब्लड प्रेशर एक डायनेमिक पैरामीटर होता है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच के इंटरेक्शन को शो करता है। देखिए, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि पीआर वो रेजिस्टेंस होता है जो ब्लड को वेसल्स के अंदर फ्लो करते समय मिलता है। यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि ब्लड को आगे बढ़ने के लिए इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है। पीआर का सबसे इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटर होता है वो एट्रियोलीज होता है, जिनको रेजिस्टेंस वेसल्स कहा जाता है, क्योंकि ये अपने डायमीटर को बदलकर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेसल डायमीटर। जब एट्रियोलीज वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं तो ल्यूमेन छोटा हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो कम होता है। इसके अपोजिट वैसोडिलेशन में ल्यूमेन चौड़ा हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस घटता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है। यह इफेक्ट काफ़ी पावरफुल होता है क्योंकि डायमीटर में छोटा सा बदलाव भी रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा बदल देता है। इसके अलावा ब्लड विस्कोसिटी को भी पीआर को इफेक्ट करती है। अगर ब्लड ज़्यादा विस्कस है, जैसे कि डिहाइड्रेशन या कि फिर हाई आरबीसी काउंट में होता है, तो फ्लो ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर होता है वेसल लेंथ का। जितनी लंबी वेसल होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इस प्रकार पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेनली एट्रियोल्स के टोन और ब्लड प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, और यह ब्लड प्रेशर और टिश्यू परफ्यूजन को रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, वीनस रिटर्न वह मात्रा होती है जितना ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचता है। यह कार्डियक आउटपुट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट उतना ही ब्लड पंप कर सकता है जितना उसे वापस मिलता है। क्योंकि वेन्स में प्रेशर कम होता है, इसलिए ब्लड को हार्ट तक लौटाने के लिए कुछ सहायक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है स्केलेटल मसल पंप। जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
जैसे कि वॉकिंग या कुछ भी मूवमेंट के दौरान, तो वे आसपास की वेन्स को कंप्रेस करते हैं। इससे वेन्स के अंदर का ब्लड आगे की ओर पुश होता है और वेन्स में मौजूद वॉल्व्स ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड वापस पीछे न जाए, यानी कि फ्लो हमेशा एक ही दिशा में यानी कि हार्ट की तरफ रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी पंप। जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं यानी कि सांस अंदर लेते हैं, तो थोरैसिक कैविटी का प्रेशर कम होता है और एब्डोमिनल प्रेशर कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ब्लड वेन से खींचकर थोरैक्स की ओर और लास्ट में हार्ट की ओर आ जाता है। इस प्रकार वीनस रिटर्न एक पैसिव प्रोसेस नहीं होती, बल्कि मस्कुलर एक्टिविटी और रेस्पिरेशन के थ्रू एक्टिवली सपोर्टेड होता है, जिससे एफिशिएंट सर्कुलेशन बना रहता है। देखिए, माइक्रो सर्कुलेशन से मतलब कैपिलरीज में होने वाले ब्लड फ्लो से होता है, जहां रियल में टिश्यूज और ब्लड के बीच एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज की वॉल काफ़ी पतली होती है, यानी कि सिंगल एंडोथेलियल लेयर होती है, जिससे गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स आसानी से एक्सचेंज होते हैं। यह सर्कुलेशन का सबसे फंक्शनल पार्ट है, क्योंकि यहीं पर सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलता है। कैपिलरी एक्सचेंज तीन मेन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। पहला डिफ्यूजन, फिर फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसमें सब्सटेंस जैसे कि O2 और CO2 अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण मूव करते हैं। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर O2 और CO2 मूव करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है। कैपिलरीज के एट्रियल एंड पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे फ्लूइड कैपिलरी से बाहर टिश्यू में पुश होता है। इसके ऑपोजिट ऑस्मोसिस, या फिर जिसको ऑनकोटिक इफेक्ट बोलते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण होता है, जो वाटर को वापस कैपिलरीज के अंदर खींचते हैं, खासकर वीनस एंड पर। स्टार्लिंग फोर्स वे फिजिकल फोर्स होते हैं जो कैपिलरीज और सराउंडिंग टिश्यू के बीच फ्लूइड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये फोर्सेस ये डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर जाएगा या वापस अंदर आएगा, और इसी बैलेंस से बॉडी का फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन रहता है। हाइड्रोस्टैटिक वो प्रेशर होता है जो ब्लड के थ्रू या कि फिर ब्लड के द्वारा कैपिलरीज वॉल पर एग्जर्ट किया जाता है, और यह फ्लूइड इस फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर से बाहर यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पुश करता है। यह प्रेशर कैपिलरी के एट्रियल एंड पर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है। इसके अपोजिट ऑनकोटिक प्रेशर, या कि फिर जिसको कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स खासकर एल्ब्यूमिन के कारण होता है, और यह फ्लूइड को वापस कैपिलरीज के अंदर खींचता है। यह इफेक्ट कैपिलरी के वीनस एंड पर ज़्यादा होता है, जहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है। इन दोनों फोर्सेस के बीच का बैलेंस यह डिसाइड करता है कि नेट फ्लूइड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। यदि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है या कि फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो, जैसे कि एल्ब्यूमिन की कमी में होता है, तो फ्लूइड टिश्यूज में जमा होने लगता है, जिससे एडिमा नाम की कंडीशन डेवलप होती है। इसी तरह इन फोर्सेस का इम्बैलेंस शॉक और फ्लूइड इम्बैलेंस जैसी कंडीशंस को अफेक्ट करता है।